ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने बीच में ब्रेक इसलिए की ताकि डाउनलोड करने में ज़्यादा कि लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल के चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने कल भी समझाया था कि पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल का। ये मैंने आज भी समझाया है, कल भी समझाया था, एक बार दोबारा से समझाता हूँ बिकॉज यहाँ पे पॉइंट आया है। अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की किसके पास है, किसके पास हो सकती है? अगर आपने कोई बुक लिखी है उसकी अथॉरिटी किसके पास हो सकती है? आप ही के पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा उसकी अथॉरिटी उसी के पास होगी। तो लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने था, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के अंदर, सॉरी जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र प्रसाद के अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे और बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। ये जो प्रियम्बल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आप डरिए मत, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बना, कौन कौन सी कमेटीज़ थी, किस कमेटी का कौन चेयरमैन था, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कैसे, उसका प्रेसिडेंट कौन था, ये सारा हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, इसलिए आप डरिए मत। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो इलेक्टेड थी। जैसे मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड थी। उसको इलेक्ट किसने किया था? पीपल ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि पीपल ऑफ इंडिया के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, क्योंकि सबसे पहले पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही इलेक्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि प्रियम्बल ये कहता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इट डिक्लेयर्स दैट, इट मतलब प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। तो ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो इंडिया कौन सा कंट्री है? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले सोशलिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। सोशलिस्ट मैंने कल भी बोला था कि सोशलिस्ट वो कंट्री होता है जो पीपल ऑफ इंडिया का वेलफेयर करता है। तो नेचुरल सी बात है, हमारी गवर्नमेंट पीपल का वेलफेयर करती है। कल भी मैंने बताया फ्री हॉस्पिटल्स हैं, फ्री स्कूल्स हैं, मिड डे मील्स हैं, गौशालाज हैं, ठीक है, वृद्ध आश्रम्स हैं। हमारी गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी एलिवेशन करती है, अनएम्प्लॉयड को जॉब्स देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेलफेयरिज्म तो हम करते हैं। तो जब हम वेलफेयरिज्म कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो जैसे दिल्ली में डीटीसी की बसेस बहुत कम किराए पे चलती हैं, इंडिया की जो रेलवे है वो, उसका जो जनरल कंपार्टमेंट है उसका किराया बहुत कम होता है। ठीक है, ये क्यों है? ताकि गरीब से गरीब इंसान भी रेलवे में ट्रैवल कर पाए। राइट, अभी जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि गवर्नमेंट ने फ्री तो नहीं कि नॉमिनल अमाउंट के ऊपर ट्रेन्स चलाई माइग्रेंट्स को शिफ्ट करने के लिए, तो ये भी वेलफेयर का ही एक मेजर था। राइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, हालांकि हमारा कंट्री पूरा सोशलिज्म नहीं करता है जैसे रशिया और चाइना करते हैं, लेकिन हमारा, आप ये कह सकते हो कि लिमिटेड सोशलिज्म हमारा कंट्री करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशलिज्म के बाद ये चीज़ें आगे भी आती रहेंगी, इसलिए इसकी आप चिंता नहीं करिए, ये सोशलिज्म बार बार आएगा, ये आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सेकुलर, सेकुलर तो आपको पता ही है हमारा कंट्री सेकुलर है। ठीक है,
पाकिस्तान की तरह हम इस्लामिस्ट कंट्री नहीं है, हिंदुत्व तो नहीं है यहाँ पे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं लिखा कि इंडिया इज़ अ हिंदुत्व नेशन, नहीं लिखा, लेकिन हमने ये लिखा सेकुलर नेशन। सेकुलर मीन्स हमारा नेशन जो है ये सेकुलर है, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे कोई वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन का हो, तो वो यहाँ पर रहते हैं। सेकुलर है हमारा कंट्री। हमारे कंट्री का कोई, इसका मतलब ये भी है कि हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वी हैव नो ऑफिशियल रिलीजन इन अवर कंट्री, ठीक है। जैसे बड़े सारे कंट्रीज़ का इस्लामिस्ट नाम ही लगा होता है उनके कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो हम, लेकिन हमारे कंट्री का कोई ऐसा नहीं है, तो हमारा कंट्री सेकुलर है। आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक के ऊपर आते हैं। तो डेमोक्रेटिक वो कंट्री होता है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। अब आप कहोगे सारी दुनिया डेमोक्रेटिक है, नहीं, सारी दुनिया के कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर मोनार्की है, जैसे क्यूबा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे मोनार्की। वहाँ उसका जो राजा था क्यूबा का, फिडेल कैस्ट्रो, उसने 40 साल राज किया अकेले। सद्दाम हुसैन जो इराक का प्रेसिडेंट था, उसने भी 20 से 25 साल राज किया अकेले। बड़े सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इंडिया में हर 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे कंट्री में 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। फ्रेश इलेक्शन जो है वो होना ही होना है, राइट। तो हम डेमोक्रेटिक नेशन भी हैं। अब रिपब्लिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक भी हैं हम। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स, अब लिख लीजिए चाहे, रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राइट। रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हमारे नेशन का जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इलेक्टेड है, ठीक है। तो व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड the country becomes a republic. When the head of the state is not elected, the country is not a republic. For example, UK में जो head of the state है वो queen है। UK में जो head of the state है वो queen है, ठीक है। अब इसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कंट्री एक जो होता है उसके दो हेड्स पाए होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में हेड देखो, अच्छा, दो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, सिर्फ नाम का हेड होता है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो रियल हेड होता है। हमारे कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वो नॉमिनल हेड है, सिर्फ नाम का हेड। लेकिन रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिपब्लिक की डेफिनेशन में क्या आया? व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ये नहीं आया कि व्हेन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। यहाँ पे आ रहा है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि जो नॉमिनल हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए। आप ये भी ना मान के चले कि नॉमिनल है या कुछ है, सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और वही रियल हेड है। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट है लेकिन वो रियल हेड नहीं है। आप सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ। सिंपल से दोबारा से देख लेते हैं रिपब्लिक का मीनिंग। रिपब्लिक का मीनिंग है व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे कंट्री में है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो इलेक्टेड है, ठीक है। हालांकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है, ये आगे जाकर हम प्रेसिडेंट का चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होती है। अभी ज़रूरत नहीं है, प्रीएम्बल के चैप्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आगे चलें। तो आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। इट स्टेट्स इट्स
its objectives to secure justice, liberty, equality to all the citizens and promote fraternity। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। It mentions the date 26 November 1949 on which the Constitution was adopted। ये भी हमने कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन कीवर्ड्स को हम अब देखेंगे। सोवरियन, सबसे पहला वर्ड है सोवरियन। दूसरा है सोशलिस्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तीसरा है सेकुलर, ये भी ऑलरेडी देख लिया। चौथा है डेमोक्रेटिक, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। और पांचवा है रिपब्लिक, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो जस्टिस भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लिबर्टी भी हम देख चुके हैं। अब एक ही वर्ड यहाँ पर रह गया है देखने वाला, और वो है सोवरियन, ठीक है। सोवरियन को डिस्कस करते हैं और आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सोवरियन का मतलब क्या है? सोवरियन कंट्री होता है वो कंट्री जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। 1947 के बाद इंडिया जो है वो सोवरियन नेशन बन गया। हमारा देश पूरा सोवरियन है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में कोई दूसरा कंट्री आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सोवरियन है हम। अमेरिका आकर हमें नहीं कह सकता कि आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ये लाओ, आप अपनी हेल्थ पॉलिसी में ये लाओ, आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ अपने स्कूल के, आप कॉलेज में ये पॉलिसी लाओ। नहीं, ये तो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ही तय करेगी। क्यों? क्योंकि हम सोवरियन कंट्री हैं। सिमिलरली पाकिस्तान भी सोवरियन कंट्री है, उसके अफेयर्स के अंदर भी कोई भी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी, पाकिस्तान भी सोवरियन कंट्री है। हर एक कंट्री जो है वो सोवरियन है। ये होती है सोवरियन की डेफिनेशन। लेकिन इसमें अब एक कैच है। वो कैच ये है कि एक आजकल डिबेट चल रही है कि कंट्रीज आजकल अपनी सोवरिनिटी खो रहे हैं। वो कैसे? हालांकि ये राइट टाइम नहीं है इस डिबेट को भी टच करने का, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। कंट्रीज को की सोवरिनिटी खो कैसे रही है आजकल? वो ऐसे कि आजकल यूनाइटेड नेशंस जो है, हर कंट्री, ऑलमोस्ट हर सारे कंट्रीज उसका मेंबर हैं। अब यूनाइटेड नेशंस सारे कंट्रीज को पैसा भी देता है, ठीक है, पैसा देता है, यानी कि आप ये वाला पैसा ले लीजिए, यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट को हम यूनाइटेड नेशंस ने पैसा दिया था कि डेवलपमेंट के लिए, गुजरात गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दिया था यूनाइटेड नेशंस ने। फिर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर जब बनते हैं तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं। पैसा जब लेते हैं तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। तो हमें उन कंडीशंस को मानना भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम कहें कि हम सोवरियन कंट्री हैं, तो चलो हम और न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, और एटॉमिक वेपन्स बनाते हैं, ठीक है, और अपनी मतलब अपनी जो स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ाते हैं और उसका मिलिट्री यूज़ करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का मिलिट्री यूज़ करते हैं, यानी कि हम इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मिलती है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है और रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है वो मिलती है। हम रॉकेट भी स्पेस में छोड़ते हैं चलने के लिए, और मिसाइल्स भी स्पेस में ही छोड़ते हैं चलने के लिए। तो अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब हम रॉकेट टेक्नोलॉजी भी डेवलप करें। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड नेशंस हमारे ऊपर पाबंदी लगा सकता है कि आप ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे सॉरी, आप ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस तरह से नहीं जाओगे कि आप उसका मिलिट्री यूज़ करो, ठीक है। आप अपनी मिलिट्री पावर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, उसको लिमिट में रखोगे। मतलब कंडीशंस लगा सकता है यूनाइटेड नेशंस। अभी जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया,
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी कि आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई थी यूएसए ने, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई थी। तो जब यूनाइटेड नेशंस और यूएसए, क्योंकि यूएसए यूनाइटेड नेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, वो कंट्रीज़ जो हैं ये दूसरे सोवरियन कंट्रीज़ के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाने से उन कंट्रीज़ की सोवर्निटी खोती है। द कंट्रीज लूज देयर सोवर्निटी बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इस कंसेप्ट को अभी यहीं रहने दो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया जिसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं आप लेनी है कि अभी ये क्या सोवर्निटी का इतना बड़ा सर ने समझा दिया यूनाइटेड नेशंस का। अभी आप सोवर्निटी का इतना ही दिमाग में रखो कि सारे कंट्रीज सोवरियन हैं, सारे इंडिपेंडेंट हैं, हमारा कंट्री भी इंडिपेंडेंट है। और ये एंश्योर कौन कर रहा है? हमारा प्रीएम्बल कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करेंगे, कल इसके आगे चलेंगे। कोई डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और उसको भी हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक्स।